फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार फ्यूल योर स्किल्स की तरफ से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत। बी देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीरंग जी, बहुत बहुत स्वागत। मनोहर मालानी जी, शादाब जी, श्यामल जी, सुरुचि जी, शुभम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग एक बार फिर हमारे इस प्लेटफॉर्म से, जहां पर कि हम लोग बागवानी से संबंधित बातों पर इस फील्ड के जो सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट हैं प्रदीप जी गुप्ता, उनसे काफी कुछ सीखेंगे और अपनी अगर कोई क्वेरी है, हम किसी विषय विशेष के बारे में उनसे कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो उनसे हम लेंगे। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस प्लेटफॉर्म पर आकर और हमारे साथियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उनको अपने जीवन में ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के लिए और अपने व्यवसाय के से ज्यादा आमदनी करने के जो गुर हैं, जो बहुत काम की छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, बहुत बेनिफिशियल बातें हैं, वो आप बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं आपका एक बार पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बातों से, अपनी टिप्पणियों से, अपने जो आप हमें सूचनाएं देना चाहते हैं उनके साथ में आप हमारे साथ में जुड़िए। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू विवेक जी। सभी को नमस्कार। पिछली बार हमने 10 जून को और मानसून पूर्व बागवानी फसलों की देखभाल इस विषय पर हमने 1 घंटे तक चर्चा की थी। आज हम बागवानी फसलों की देखभाल मानसून के दौरान, ड्यूरिंग द मानसून, बागवानी फसलों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान अगर किसी का कोई प्रश्न आता है तो आप बीच में भी हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आखिर में ही पूछना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम कागज़ पेन लेके तो बैठते नहीं हैं। क्योंकि जुड़े हुए लोग सारे खेती बाड़ी से संबंधित हैं, तो मैं उनको अर्बन फार्मर कह सकता हूँ, है ना। और फार्मर जैसे ही बन गए तो हमारी लिखने पढ़ने की, नोट करने की आदत कम हो जाती है। गांव के किसानों को तो हम कुछ भी कह देते हैं कि भाई तुमको अकल नहीं है, हिसाब नहीं रखना आता, लेकिन पढ़े लिखे किसानों का क्या। इतना सुनने के बाद कुछ लोग शायद कागज पेन निकाल के बैठ जाएंगे। तो आप कागज पेन है तो नोट कर लीजिए। हाँ विवेक जी, आपके पास है, लेकिन आप किसान नहीं है, मुझे पता है, इसलिए कागज पेन आपके पास है। तो कागज पेन रखिए, नोट कीजिए। हो सकता है कि चर्चा के दौरान आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल ही जाए। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आखिर में वो प्रश्नोत्तर का एक कार्यक्रम 10 मिनट रखेंगे, उसमें आप अपने शंका समाधान कर सकते हैं। और किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी बीच में ही पूछना है, तो आप हाथ उठाकर अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके और आप पूछ सकते हैं। पिछली बार हमने ये चर्चा की थी कि मानसून के पूर्व बागवानी फसलों में किन किन बातों का करना एकदम आवश्यक है, जो सिर्फ बारिश के पहले ही संभव है, बाद में संभव नहीं है। उसमें 1-2 प्रमुख बातें ये थी कि भाई खेत के अंदर में जो पुरानी घास आ गई है उस घास को निकाल देना, उस निकाली हुई घास को किसी पिट में ले जाकर कंपोस्टिंग के लिए रखना, उसको इधर उधर नहीं फैला के रखना। साधारणतः लोग क्या करते हैं, एक जगह से घास निकालते हैं और जहाँ से निकाली वहीं पर खेत की मेड़ या जो बाउंड्री वॉल रहती है वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि क्या होगा, ये जो घास आपने वहाँ पर इकट्ठी कर दी है, ये फिर से वहाँ पर उगेगी, फिर से वहाँ पर वो थ्रिप्स, माइट्स, एसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इस तरह के जो रस शोषक कीट है उनको आमंत्रित करेगी और आपके पेड़ों को नुकसान करेगी। दूसरा ये भी होगा कि अभी जो आपने घास निकाल के वहाँ पटक दी, वो फ्लावरिंग स्टेज में थी, उसमें से 25-50% जिंदा रह गई, उनके सीड मैच्योर्ड हो गए और वही बाउंड्री से बारिश में वो सारे सीड बह के फिर से आपके खेत में आएंगे और फिर से सारे खेत को वो और घास की खेती करने लगेंगे।
तो इन सब बातों का, यानी फिर जो मेहनत की थी आपने वो सारी मेहनत पानी में गई। इससे बढ़िया तो जहां लगा था वहीं लगा रहता, तो कम से कम लेबर के पैसे तो बचते थे। तो अभी भी अगर जिन्होंने वो खरपतवार, घास का कचरा अगर खेत के बाहर नहीं डाला है, तो खेत के बाहर या खेत के अंदर में एक कोने में एक पिट बना लीजिए, एक 4x4 का या 6x4 का, और 2-3 फीट गहरा एक गड्ढा ऐसा बना लीजिए, जहां पर जो भी कचरा निकलेगा वो उसमें डालते जाएंगे। एक हमने बचपन में कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। अब आप पूरे खेत की घास आज जो निकली है वो हो सकता है 150 किलो हो, सूखने के बाद वो 10 किलो ही रहने वाली है, लेकिन ऐसे साल में 4 बार, 6 बार, 8 बार निकालते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे, तो गड्ढा कब भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार वो गड्ढा भर गया तो उसमें क्या कीजिए कि एक राउंड आपने उसमें घास डाल दी, तो मान लीजिए 6 इंच की एक लेयर लग गई, तो वहां पर 1-2 टोकरी उस पर मट्टी या तो गोबर की खाद डाल दीजिए, गोबर डाल दीजिए। अब ये जो मट्टी या गोबर डालेंगे, इसके अंदर जो जीवाणु है वो उस घास को खाते रहेंगे और कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। केवल घास 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 इकट्ठी रहेगी, तो आप 6 महीने बाद में निकालेंगे तो बहुत सारी घास उसी अवस्था में वैसे ही मिलेगी अनडिकम्पोज्ड। एक बात ध्यान में रखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि 10 किलो कच्चे आम हैं और उनका अचार बनाना है, आपने कच्चे आम काटे और एक बरनी में भर दिए, उसके अंदर सारे मसाले आपने डाल दिए, लेकिन एक चीज डालना भूल गए, और वो है नमक, जो सबसे कम मात्रा में गिरता है, तो अचार कभी नहीं बनेगा। वो कैरियां सड़ जाएगी, वो जो मसाला डाला था वो बेकार हो जाएगा, और वो सारे के सारा फेंकना ही पड़ेगा, और बाद में फेंकने की और मेहनत होगी, सफाई करनी पड़ेगी वो अलग से। लेकिन उसमें अगर 10 किलो कैरी में पाव या आधा किलो अगर आपने नमक डाल दिया, तो वो जो नमक है वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, वो उसको गलाने का भी काम करेगा, वो स्वाद में भी बढ़ेगा और सब काम करेगा। तो ये जो 1 टन 2 टन जो कचरा निकलता है घास का, खरपतवार का, पेड़ों के पत्ते, 1000 किलो ऐसे पत्तों को या फार्म वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10% मात्रा में आपको काऊ डंग या तो मिट्टी चाहिए, सिर्फ 10%। यानी जैसे 1 किलो दूध का दही बनाना है तो 10-20 ग्राम पुराना दही लगता है, वैसे ही कंपोस्ट बनाना है तो 1000 किलो को कंपोस्ट बनाने के लिए 100 किलो मट्टी और या 25-50 किलो गोबर की खाद, या तो गोबर का पाउडर या गोबर का चूरा, इतना पर्याप्त है। क्योंकि इसके अंदर जो जीवाणु रहेंगे वो बढ़ेंगे और उस घास को खाकर कंपोस्ट करेंगे, और साल के आखिर में आपको 1 टन 2 टन 3 टन, जितना बड़ा एरिया आपका है, जितना बड़ा खेत है, जितने सारे गड्ढे हैं, उस हिसाब से आपको कंपोस्ट मिलता रहेगा। मेरा अनुभव ये है कि 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ का खेत है और ट्रक भर भर के बाहर से कंपोस्ट लाते हैं पैसे खरीद कर, और घर का जो कचरा है वो इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सही है कि घर का जो सोना है उसको तो कचरे में फेंको और बाहर का पीतल सोने के भाव खरीद के लाओ। तो इससे आपकी न सिर्फ आपकी क्या कहते हैं जो लागत है वो नियंत्रित रहेगी, बल्कि आपको वो कंपोस्ट मिलेगी जो आप डालना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से क्या आया ये आपको पता नहीं है। हाँ, कितने दिनों में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा किसी जैसे गड्ढे में डालते हैं? अगर आपने गड्ढे में और केवल घास और उसके ऊपर मट्टी या गोबर की लेयर, फिर घास, फिर लेयर ऐसे करके डाल दी, और उसके अंदर मॉइस्चर 30-35% मॉइस्चर अगर मेंटेन किया और कुछ भी नहीं किया, तो ये इसको कंपोस्ट होने में करीब 90 दिन लगेंगे। अगर आप इसको जल्दी कंपोस्ट करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है और बार बार गड्ढे को यूज करना है, तो इसमें ग्रीन अर्थ का एक क्विक ब्रेक आता है, वो 100 ग्राम क्विक ब्रेक, 200 लीटर पानी और 1 किलो गुड़, इसको 3 दिन तक भिगो के रखिए, और ये 1 मैट्रिक टन या 1.5 मैट्रिक टन वाले गड्ढे के अंदर ये 200 लीटर को डाल दीजिए और इसको ढक के रख दीजिए।
खरपतवार से ढक दीजिए, किसी तिरपाल से ढक दीजिए या वैसे भी पड़ा रहे, तो इससे आपकी 45 दिन के अंदर बहुत अच्छी कंपोस्ट बन जाएगी। और ये जो कंपोस्ट बनेगी इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस, किसी प्रकार के कोई खरपतवार के बीज, किसी भी प्रकार की दीमक, पौधों को नुकसान करने वाले कीड़े, उनके अंडे, उनके बच्चे, ये कुछ भी नहीं बचेंगे उसमें। तो आपको एकदम फ्रेश और ताज़ा और बढ़िया कंपोस्ट आपको मिल जाएगी सिर्फ 100 रुपये में। अब ये जो थोड़ी सी मेहनत करनी है वो तो आपको करनी पड़ेगी। प्रकाश जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ प्रकाश जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून सर सभी को। जी नमस्कार, बताइए। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। ये आपका जो दिया हुआ सुझाव है प्रदीप सर, गुप्ता सर, हाँ ये आपने मुझे सुझाव दिए थे और मेरे 70 एकड़ फील्ड है एक और 26 एकड़ की एक फील्ड है, जहां मैंने प्रदीप सर के गाइडलाइन में 175 मैट्रिक टन, आई रिपीट 175 मैट्रिक टन मैंने क्विक ब्रेक से डिकम्पोज की है खाद, और मैंने पूरे फील्ड में स्प्रेड करना चालू कर दिया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मुझे मिल रहे हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रदीप सर कि सही मार्गदर्शन मुझे उन्होंने दिए थे और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। सभी से मेरी गुजारिश रहेगी इस विषय को और इस उदाहरण को बहुत सीरियसली लें और उसके बहुत अच्छे परिणाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। धन्यवाद प्रकाश जी। ये एक एग्जाम्पल अभी प्रकाश जी ने रखा है, तो ये जो छोटा सा क्विक ब्रेक है, जिसको आप कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 100 ग्राम में 1 टन 1.5 टन 2 टन कचरे को, गोबर को कंपोस्ट करने में सक्षम है। एक ही बार डालना है। आपको अगर और जल्दी कंपोस्ट करनी है, आपको 45-50 दिन इंतजार नहीं करना है, आपको 30 दिन में ही कंपोस्ट करना है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्विक ब्रेक डालने के बाद में 15 दिन के बाद में उसको आप टर्निंग कर दीजिए, यानी उस कचरे को उल्टा पुल्टा कर दीजिए। 21 दिन बाद फिर कर दीजिए और 28 दिन बाद फिर कर दीजिए, तो 30-32 दिन में ये कंपोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिए। सॉरी सर, सुरुचि मैम का भी शायद एक सवाल है। हाँ सुरुचि मैम पूछिए। हाँ जी नमस्ते। ये आप जो बता रहे हैं इसमें अपने को वो क्विक ब्रेक जो है वो पाउडर फॉर्म में सिर्फ छिड़कना रहता है कि आप पानी में मिक्स करने बोल रहे हैं उसको? 200 लीटर मिक्स करके स्प्रे। 200 लीटर पानी में 200 लीटर में 100 ग्राम क्विक ब्रेक, 1 किलो काला गुड़ जो अपन गाय वगैरह को खिलाते हैं, मोलेसिस जिसे कहते हैं, 3 दिन 4 दिन रखना है उसे। और 1 मेट्रिक टन गोबर या तो 1 मेट्रिक टन जो कचरा है उसका जो लेयर बाय लेयर बनाई हुई है, तो बनी हुई है तो उसमें पिला दीजिए, और अभी बना रहे हैं तो हर लेयर पर स्प्रे कर दीजिए। ओके ठीक है जी, थैंक यू। तो इस प्रकार आप उस कचरे के जो वीड को दोबारा उगने से रोक पाएंगे। यही काम गोबर में भी होता है। तो इस बार में पिछली बार विस्तार से चर्चा हुई थी, कुछ लोग इस बार पहली बार जुड़े हैं तो इसलिए फिर मैंने रिपीट किया उसको। इसके अलावा जो एक बात पिछली बार बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी कि मानसून के पहले घास वगैरह निकालने के बाद में जो ट्रैक्टर आपने चलाया है, जो रोटावेटर चलाया है, प्लाऊ किया है जमीन को, वो प्लांट की जो कैनोपी है, यानी 12 बजे का सूर्य जब सिर पे रहता है उस समय जहां छाया पड़ती है उस छाया के अंदर अतिक्रमण नहीं करना है। वो जो छाया है वो आपका बॉर्डर लाइन है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। उस बॉर्डर लाइन के बाहर ही जो भी एक्टिविटीज प्लाऊ की करनी है वो करनी है। छोटे प्लांट हैं उनको आप खड़ा और आड़ा दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कैनोपी के बाहर होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये काम करते समय हम कई बार ड्रिप को मेंटेनेंस के लिए निकाल लेते हैं, तो आप और खड़ा और आड़ा दोनों तरह से आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। और अगर उस तरह चलाने में संभव नहीं है तो आप जो कैनोपी एरिया और उसके पास का एरिया है वहां पर जो एक पंजा ऐसा आता है कांटेदार, और जिससे जमीन को हम थोड़ा सा कुरद सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी जमीन को कुरेद कर खुली कर देनी चाहिए, जिससे वहां पर धूप लग जाए। तो बारिश, पिछली बारिश में या उसके पहले जो वहाँ स्ट्रेस आया हुआ है पानी का, वो रिलीज हो जाएगा। तो ये बात पिछली बार मैंने बताई थी। और कैनोपी एरिया में जो 12 बजे की छाया है वहां पर एक घेरा बनाकर वहां पर फर्टिलाइजर देना,
जो भी फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक कर रहे होंगे, आप इनऑर्गेनिक कर रहे होंगे, आप जो भी आप कर रहे हैं, तो उस घेरे पर देना, जहां पर एक रिंग जैसी बनाना, 2 इंच का एक 2, 4, 6 इंच का एक गहरा एक नाली सी बनाना, पेड़ की आयु कितनी है उसके हिसाब से वो घेरा बनेगा, उसमें वो कंपोस्ट खाद, उसके अंदर 2, 3, 4 चीजें मैंने पिछली बार बताई थी कि जड़ों को बढ़ाने के लिए आरजाल, निमेटोड जहां पर आता है, जिन जिन पेड़ों में स्पेशली जो सिट्रस यानी नींबू वर्गीय है, संतरा, मौसम्बी, किन्नू और नींबू, इनमें निमेटोड की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें अंदर निमेटिकर पाउडर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम पेड़ की एज के हिसाब से मिलाना, फॉस्फोरस, पोटैश वगैरह जो न्यूट्रिशन देना वो देना, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि गोबर की खाद या तो फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट, उसकी मात्रा 1 साल का पौधा है तो 10 किलो और 5 साल का पौधा है तो 50 किलो प्रति पौधा के हिसाब से अगर हमने दिया, तो आपके सारे न्यूट्रिशंस का जो कमियां हैं वो ये कंपोस्ट और ये जो सारी चीज़ें ये पूरी कर सकती हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर में और निहित है। कंपोस्ट का बहुत अनन्य साधन महत्व है उसका। कंपोस्ट न सिर्फ आपके पौधे को अच्छा वातावरण, अच्छी जलवायु, नमी, माइक्रोबियल एक्टिविटीज, अर्थफॉर्म न सिर्फ ये देते हैं, बल्कि जो टॉक्सिसिटी है जमीन के अंदर में, इतने सालों से जो हमने हेवी केमिकल्स डाले हुए हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप में डाले हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में डाले हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड के रूप में डाले हैं, या पानी बहुत खारा है, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर में, और दूसरे और मिनरल्स है, आयरन्स है, भारी हल्का पानी है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। इसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर में जो टॉक्सिसिटी पैदा हुई है, ज़मीन जो सख्त हो गई है, जो पुराना फर्टिलाइजर डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो पड़ा हुआ है, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है पौधों को, ये कंपोस्ट के अंदर जो ह्यूमस की मात्रा है वो इसको उपलब्ध कराने में मदद करती है। साथ में जैसे मैंने बताया कि आरजाल यानी माइकोराइजा, वैम, ये जड़ों के ऊपर जाके जड़ों को एक्सटेंशन देता है और फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करने में भी मदद करता है। ध्यान रखिए कि पौधे जिस रूप में हम केमिकल फर्टिलाइजर को डालते हैं, पौधे उस रूप में उसे ग्रहण नहीं करते। ज़्यादातर फर्टिलाइजर के मामले में ऐसा ही होता है। उसका एग्जाम्पल लीजिए कि भाई आपके घर में गेहूं रखा है और आपको भूख लगी, तो क्या आप भूख मिटा सकते हैं उस समय? क्योंकि रोटी तो बनेगी नहीं गेहूं की, पहले तो उसको चक्की पे ले जाके आटा बनाना पड़ेगा, फिर उसको गीला करके गूंदना पड़ेगा, फिर उसकी रोटी बनेगी, तब आप खा पाएंगे। वैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, वो दे तो दिया आपने जड़ के पास में, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। तो ऐसे समय में ये जो माइक्रोब्स है, ये जो जीवाणु है, ये जो बेनिफिशियल फंगस है, ये जो कंपोस्ट के अंदर में जो ह्यूमस की मात्रा है, उसके माध्यम से तैयार हुए जो केचुए हैं, ये सारे मिल के उस फर्टिलाइजर को इस योग्य बनाते हैं कि प्लांट उसको ले सके। तो इन सब चीजों का बहुत सा महत्व है सॉइल के अंदर में। अब बात करते हैं कि अभी मानसून शुरू हो गया है, बारिश शुरू हो गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी एक्टिविटीज जिन जिन लोगों के पास में इस तरह की खेती उन्होंने कर ली होगी। बागवानी फसलों में केवल फलों की फसलें आती, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने बांस लगा रखा है, बाम्बू लगा रखे हैं, तो वो भी एक तरह से, और क्योंकि बाम्बू भी वैसा ही एक बार लगाया तो 35 से 50 साल तक चलता है, तो वहां भी ये करने लायक है। किसी के यहाँ पर फूल की खेती होगी, अब आप बोलेंगे फूल तो हर साल गेंदा लगाते हैं, बदल देते हैं, और मोगरा लगाया बदल दिया, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एक बार लगा दिया तो कई सालों तक चलते हैं। जैसे गुलाब की पौधा आप हर साल नहीं लगाते, सालों दर साल चलती है वो। मोगरा भी चलता है कई बार। इसके अलावा आधुनिक रूप में जैसे और प्लूमेरिया है, जिसको हम चंपा कहते हैं, या महाराष्ट्र में जिसको चाफा कहते हैं, उसके अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे उसमें सोन चाफा एक है, गोल्डन प्लूमेरिया।
सोन चाफा का और सबसे महंगा पौधा होता है, सब जगह होता भी नहीं है वो, और उसकी भी खेती लोग करते हैं, उसके फूल से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और वो काफ़ी महंगा बिकता है। तो फलों के साथ साथ ये जो फसलें हैं इनके लिए भी ये सारे नियम लागू होते हैं। तो आप इसमें ऐसा न सोचें कि भाई ये केवल सिर्फ संतरा, मौसम्बी और चीकू, अमरूद और अनार के लिए, आम के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी पौधा आपने लगाया है जो 1 साल से ज़्यादा समय तक आपके साथ में रहने वाला है, आपको फल देने वाला है, उन सब के लिए ये है। और वही बागवानी फसलों में आते हैं। बाकी सबको हम कैश क्रॉप कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं, क्योंकि बागवानी फसलों में 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद इनकम शुरू होती है मुख्य फसल से। तो अभी हमको, अब मानसून शुरू हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये सारी क्रिया तो हम कर चुके, जिन्होंने नहीं की है उनके करने लायक मैंने अभी पिछले 15 मिनट में बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए। अब जैसे ये बारिश शुरू हो गई है, कई बार हमें ये दिखेगा कि अचानक से पौधे में कुछ पीलापन आ रहा है। भाई इतना दिन तो पौधा ठीक था, हम पानी दे रहे थे, लेकिन अचानक बारिश में ये पीलापन क्यों आ गया? तो इसकी एक वजह ये रहती है कि आप देखिए, आप हमेशा पौधे को और अपने आप को दोनों को एक जैसा समझिए। बस फर्क इतना है कि आप चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पौधा अपनी जगह पर है और वो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, देखता होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको आवाज़ दे के नहीं बुला सकता, अदरवाइज और कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे हमको मान लीजिए कि हमें कभी एक कोई चोट लग गई, तो सर्दियों के समय वो चोट फिर से दुखने लगती है, वहाँ फिर से दर्द उभर के आ जाता है, और ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। अक्सर 40+ एज वालों के साथ ये ज़्यादा होता है। बच्चों के साथ भी होता है कि पिछले साल लगी थी, बाकी समय ठीक था, लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू हुई कि वो दर्द फिर से शुरू हो गया, या जैसे ही बारिश शुरू हुई तो कोई पुराना चर्म रोग था वो फिर से हरा हो गया। भाई ये मेरे हाथ में कुछ एक्जिमा या कुछ ऐसा था, ये अब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम बदला, ह्यूमिडिटी बढ़ी, ये फिर से हरा हो गया, यहाँ फिर से रैशेज आ गए, खुजली चलने लग गई। पौधों के साथ भी ये होता है। आप में से बहुत लोगों का अनुभव भी रहा होगा कि जैसे ही बारिश शुरू हुई और जो फंगल इन्फेक्शन पहले था उसे, वो गर्मी की वजह से, अत्यधिक धूप की वजह से, 40, 42, 45 डिग्री धूप की वजह से वो इन्फेक्शन सप्रेस्ड था। वो जो फंगस था वो डोरमेंट हो गया था, सुप्तावस्था में चला गया था। जैसे ही बारिश शुरू होगी वो फिर से उसको 30-32 डिग्री टेम्परेचर, 80-90% ह्यूमिडिटी और भरपूर पानी जैसे ही मिलेगा, वैसे ही वो बीमारी फिर से उभर के आ जाएगी और पौधे के ऊपर अटैक करेगी। और 1 बारिश 2 बारिश होने के बाद में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 10 दिन, वो प्लांट में वो आपको तकलीफ दिखने लगेगी। ऐसे समय में क्या करना? अब चूंकि मौसम बहुत फेवरेबल है, ये सभी तरह के जीवाणुओं और फंगस के लिए बहुत ही आदर्श मौसम है। इसमें फिर चाहे वो अच्छे फंगस और जीवाणु हो या आपको नुकसान पहुंचाने वाले हो, सभी के लिए आदर्श स्थिति है। तो ऐसे में क्या करना? जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो बेनिफिशियल फंगस है, उनके छिड़काव करना। जैसे मान लीजिए कि पौधे में पीलापन आ रहा है, पौधे के तने से कहीं से कुछ गोंद निकल रहा है, कोई गम निकल रहा है, जिसको हम गमोसिस कहते हैं या डिंकिया रोग कहते हैं या गोंद निकलना कहते हैं। कई बार डाईबैक की समस्या होती है। इसके सिम्टम्स इसके हमको ऊपर दिखते हैं, लेकिन समस्या जड़ में रहती है। तो इलाज भी जड़ में ही करना जरूरी होता है। तो ऐसे में हम, और टीम वर्क नाम का जो प्रोडक्ट है उसका 1 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर तने के ऊपर उसका अच्छे तरह से छिड़काव करें और जड़ों के आसपास उसको ड्रिप के थ्रू या किसी भी प्रकार से सिंचाई के थ्रू उनको हम दें, तो ये जमीन में जाने के बाद उस तरह की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आप बाजार में मिलने वाले ट्राइकोडर्मा वगैरह भी ये इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो और जो लोग अन्य के प्रकार के जो साधन से करते हैं,
केमिकल से करते हैं तो वो उस प्रकार के भी, लेकिन ये इलाज करना अवश्य चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और ये काफ़ी दिक्कत देंगे और हो सकता है पेड़ भी चला जाए या तो आधा हिस्सा उसका काटना पड़े और या पूरा पेड़ ही मर जाए। तो बारिश में ये जो पुराने घाव है ये फिर से हरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान रखें और उसका इलाज करें। दूसरी बात है कि जैसे ही बारिश शुरू हो गई कीट पतंग का आक्रमण बढ़ जाएगा, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो जितने भी कीट पतंग है, जो रस शोषक कीट हैं, पत्तों को खाने वाले जो इल्लियाँ हैं, लार्वा है, बहुत सारे हॉपर्स, ग्रास हॉपर्स हैं, ये सारों का आक्रमण बढ़ जाएगा। और विशेषकर जिनकी खेती जंगल के पास में है, शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, ऐसे जगह पर ये आक्रमण और ज़्यादा होता है। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको नियमित रूप से 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन से नीम ऑयल इसका स्प्रे लेते रहना चाहिए। साथ में सिल्पोट नाम का एक प्रोडक्ट है जो सिलिका से बना हुआ है, उसको भी मिला दीजिए। इसका स्प्रे आप अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले इसका स्प्रे करें। अमावस्या पूर्णिमा से 2 दिन पहले का लॉजिक क्या है ये समझ लें। जितने भी पत्ती खाने वाले जितने भी कीट रहते हैं, जो तितलियां या मौत रहती है और जो अंडे रखती हैं और अंडों से फिर वो लार्वा निकलता है, स्टेज 1, 2, 3 में जाता है, छोटे से बड़ा होता है, पत्ते खाते रहता है और बाद में प्यूपा बनता है और ज़मीन में चला जाता है और फिर से जब उसका लाइफ साइकिल शुरू होता है तो फिर से वो तितली बन के आता है, फिर से ये चक्र चलता है। अगर आपने अमावस्या के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या अमावस्या के दिन आपने नीमोक्योर और सिल्पोट इसका स्प्रे कर दिया, साथ में उसके अंदर एक स्टिकर, स्प्रेडर और एक्टिवेटर मिला दिया जिससे कि बारिश में वो धुल के पूरा बह के नहीं जाए, तो ये कीट पतंग आपकी फसलों के ऊपर, आपके पौधों के ऊपर एग लेइंग नहीं करेंगे, अंडे देने का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि नीम की गंध और सिलिका की जो एक धार है उसकी वजह से ये उस पौधे पर, पत्ते पर बैठना भी पसंद नहीं करेंगे और गलती से अगर बैठ गए तो अंडे नहीं देंगे और अंडे दे दिए तो वो अंडे या तो सूख जाएंगे या तो ब्रस्ट हो जाएंगे। तो आपका 80 से 90% बचाव हो जाता है अगर आप प्रिवेंटिव करते हैं तो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने बचपन से सुना है, इसको लागू कीजिए अपने खेत पे। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कोरोना का समय चल रहा है, जिनको काम पे जाना है उनको जाना है, जिनको फील्ड पे निकलना है निकलना है, मार्केटिंग के लोगों को क्लाइंट के यहाँ जाना ही पड़ेगा, कितने दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन आप अपनी सुरक्षा लेकर चलिए, आप क्यों इंतजार करते कि कोरोना हो जाएगा तो हॉस्पिटलाइज्ड होऊंगा। आप मास्क लगाइए, आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर आने के बाद में अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, जो जो तरीके हैं बचने के, बचाव के, वो सब का अगर पालन करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, योगा प्राणायाम के माध्यम से अपना ब्रीदिंग के ऊपर आपने नियंत्रण ले लिया है, उनको मजबूत कर लिया है, ये छोटी छोटी 5-7 चीजें करेंगे जो चलते फिरते होती है, तो आपको महामारी से बचे रहेंगे। तो हमको बचाव करना है, इलाज करने की नौबत ही न आए। तो बचाव करने का तरीका है कि आप 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार इसका करते रहिए। और ये जो नीमोक्योर है ये न सिर्फ केवल आपको रोग, कीट और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, सिलिका जो है वो भी आपके प्लांट को मजबूती देता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, अधिक बारिश और कम बारिश के दोनों के जो स्ट्रेस को और सहने की शक्ति पौधे में डालता है, सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, प्लांट को नई दिशा देता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है कि किस तरह लोगों ने भिंडी जैसी क्रॉप को भी सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट के किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देश भर में और हैं। जबकि सबसे मुश्किल और फसल भिंडी की मानी जाती है,
तो सितंबर से फरवरी की जो भिंडी की फसल 5 महीने में होती है, वो बिना किसी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के लेने वाले 50 सैकड़ों लोग हैं जो हजारों एकड़ के ऊपर भिंडी लगाते हैं। तो ये संभव है अगर आप लगातार करते रहे तो कीट और रोग, इसका एक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए तो मैंने जैसे बताया कि अगर फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है, जड़ों के माध्यम से कुछ हो रहा है, पत्तों के माध्यम से कुछ दिख रहा है, तो उसका तुरंत इलाज कीजिए। अगर आपको वहां पर कोई अटैक दिख रहा है, वहां पर थ्रिप्स दिख रही है, माइट्स दिख रही है, व्हाइट फ्लाई है, अन्य प्रकार के कोई कीट दिख रहे हैं, जैसिड्स, एफिड्स हैं, काले सफेद हरे मच्छर दिख रहे हैं, कुछ भी, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से इलाज कीजिए, बातचीत कीजिए, जो भी आपको सलाह देते हैं उनसे बात कीजिए और उसका समाधान करके पहले उसको ठीक कीजिए और अगली बार न आए उसके लिए पहले से इंतजाम कीजिए। इग्नोर मत कीजिए उसको। एक बार अगर आपने छोड़ दिया और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बाद में बहुत महंगा पड़ता है वो इलाज। प्रिवेंटिव मेजर लिए हुए आपको हो सकता है कि 200 रुपये का खर्चा लाए और क्यूरेटिव में गए तो 500, 1000, 2000 पे जाएगा और नुकसान करके जाएगा। तो नुकसान के होने से पहले आप उपाय और करें उसकी। एक और अभी समस्या आने वाली है फील्ड पे कि बारिश शुरू हो गई है। सभी के खेत ऐसे समान फ्लैट नहीं होते, समतल नहीं होते, किसी किसी के यहाँ पर ऐसे उतार चढ़ाव रहता है। जब उतार चढ़ाव रहता है, अगर ऊपर से स्लोप है तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, ऊपर के पेड़ों की जड़ें दिखने लगती है, नीचे की पेड़ों की जड़ों के ऊपर तने तक मिट्टी भर जाती है। तो जहां स्लोप है वहां क्या करें, ऊपर से जहां से स्लोप है और अगर आपने पौधे लगा रखे हैं, मान लीजिए कि आपका ये खेत है और आपने यहाँ पर ये पौधे लगे हुए हैं, आपके स्लोप है, ऐसा स्लोप है नीचे, यहाँ फिर से पौधे लगे हुए हैं और ये स्लोप इधर ऐसे गया है और यहाँ पौधे लगे हुए हैं और ये पानी इधर से बह रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें क्या करें, एक पौधे के बाद में यहाँ पर एक ट्रेंच बना दें, एक खाई बना दें, तो ये पानी यहाँ पर आकर रुकेगा, मिट्टी नहीं बहेगी। इसके बाद एक यहाँ बना दें। इस प्रकार अगर आप वहां पर छोटे छोटे ट्रेंच बना देते हैं, छोटी छोटी नालियां जैसी बना देते हैं, तो पानी जो स्पीड से बह के नीचे जाता है मिट्टी लेकर, वो नहीं जाएगा। ऊपर का न्यूट्रिशन वहां आके रुकेगा और फिर से वो पौधा लेगा। और एक फायदा ये होगा कि ये सारा पानी नालियों के माध्यम से जब जमीन में जाएगा, पर्कुलेट होगा, तो आपके खेत का जो वाटर टेबल है वो हाई होगा। ये भी एक तरीका है। जिनके यहाँ पर जिस एरिया में लो लैंड है, जहां पर पानी भरता है, वहां पर आप ट्रेंच काटे, नालियां काटे और उस पानी को आगे किसी नाले से जोड़ दें। तीसरा उपाय ये है कि मान लीजिए आपका खेत है और वो इस प्रकार का है, दोनों तरफ से ऊंचा है, बीच में आके यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ की जो 2 लाइन है उस पर लगातार पानी भरता है और ये 2 लाइन 3 लाइन के पेड़ हमेशा या तो स्ट्रेस में रहते हैं, या तो गल जाते हैं, या तो मर जाते हैं, इन पे फ्लावरिंग नहीं आती, फ्रूटिंग नहीं आती। तो ये 3 लाइन के जो ये 80-90 पेड़ है, ये हमेशा ही तकलीफ में रहते हैं। ऐसे में क्या कीजिए, जो ऊपर से ढलान आके जब यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ जो 2 पौधे हैं उसके बीच में एक गहरी नाली बना दीजिए और उसको आगे निकाल दीजिए। तो ऊपर से जो पानी आएगा यहाँ आके इसमें से निकल जाएगा, तो ये पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तरह से पानी को पौधों के पास से निकालकर खेत के बाहर नहीं भेजना है। कोशिश करके वो सारा पानी, आपके खेत का पानी, आपके खेत में ही जमीन में जाना चाहिए। जहां पर आपका बोरवेल है वहां पर एक गड्ढा बनाइए। जैसे मान लीजिए कुआं है और 70 फीट या 80 फीट या 100 फीट गहरा कुआं है,
और उसका डायमीटर 24 फुट है या 18 फुट है, तो उससे एक 20 फुट दूर 10 फुट गहरा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा, यानी 1000 क्यूबिक फुट, ये हो गया 1000 क्यूबिक फुट या 100 क्यूबिक मीटर। तो ये एक गड्ढा आप बनाइए, और ये गड्ढा जो बनेगा इसके अंदर पहले नीचे बड़े पत्थर आधे से आधे में, उसके बाद छोटे पत्थर, उसके बाद में छोटी गिट्टी, और आखिर में चूरी, और फिर और रेत या बजरी, ऐसे करके इस गड्ढे को भर दीजिए। और ऐसे गड्ढा भरने के बाद में वो जब पानी इस गड्ढे में आएगा तो यहाँ से पर्कुलेट होगा, नीचे फिल्टर होगा, और ये पानी आपकी जमीन में जाएगा और आपके कुएं को रिचार्ज करता रहेगा। और ये सिस्टम आपने किया तो आपका कुआं जिंदगी में कभी भी सूखेगा नहीं। आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो फर्टिलाइजर के दाम नहीं है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी को कैसे बचाया जाए। आपको पता है कि कुल पानी का 3% पीने योग्य है, और वो पीने योग्य पानी हम फसलों में व्यवहार करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पानी आपका और बाहर नहीं जाए खेत से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये काम आपने कर लिया तो आपका बोर और आपका कुआं ये कभी भी सूखेगा नहीं, कभी पानी टूटेगा नहीं, न सर्दी में न गर्मी में, और बारिश में तो खैर सवाल ही नहीं। तो ये एक वाटर रिचार्ज करने का जो और सिस्टम है, इसको आप जरूर अपनाएं। शुरुआत इसी साल से करें, छोटे से रूप में करें, लेकिन करें अवश्य। और ये आपने किया तो आप देखेंगे क्या कि आपके कुएं का वाटर टेबल पहली बारिश में 4 फीट से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और न सिर्फ बढ़ेगा, वो मेंटेन भी होगा और आखिर तक मेंटेन होगा। सर, हाँ जी, प्रकाश जी का शायद कोई सवाल है। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, पूछिए। ये जो सुझाव आपने वाटर हार्वेस्टिंग का दिया है जी, ये सुझाव बहुत अतुलनीय है। मुझे बीच में बोल रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने ये जो चीज है अपने फार्म पे एक्टिवेट आज से 3 साल पहले की है। जी, जी, जो मेरा 70 एकड़ का प्लॉट है, वहाँ मैंने पूरे प्लॉट के अलग अलग बना के उसमें ट्रेंच बनाई है, और जो बारिश का पानी है वो ट्रेंच निकालते हुए जहाँ मेरे बोर हैं वहाँ मैंने 5-5 हजार फुट 10-10 हजार फुट के खोलीकरण करके उसमें सारे ये इस तरीके से मीडिया डाल के पत्थर, ईंटें, रेती, गड़गड़े, उसको पानी का लेवल वहाँ डाला उसके अंदर में। जी, जी। और जब सॉइल की सकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो उसको आउटलेट भी दिया है बाहर की तरफ एक। तो उसमें मैंने ये प्रत्यक्ष ये देखा कि जो मेरे फार्म का जो वाटर लेवल है 1000 फीट का था बोरिंग का, जो पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर में कम से कम वो 400 से 450 फीट ऊपर आ गया है। वाह! क्योंकि जो मेरी जो लाइन थी पंपिंग करने की डिस्चार्ज वाटर की, वो मैंने हर निरंतर साल 2-2, 3-3 रॉड लाइन कम की है 20-20 फुट वाली। तो वाटर लेवल काफी अच्छा हो जाता है इसके। जो आपने सुझाव दिए ये प्रैक्टिकली मैंने मेरे फार्म पे किया है। तो मुझे यही कहना था कि इस चीज गंभीरता से लें सभी, और बहुत इसका रिजल्ट अच्छा है। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ऐसी जानकारी दी जो आपने पहले खुद की हुई है। तो बीच में मैं आप सभी को एक और बात शेयर करना चाहूँगा। प्रकाश केवलानी जी जिन्होंने अभी अभी अपना अनुभव शेयर किया, इनका कोंडाली में और 100 एकड़ पे फार्म है, 70 एकड़ एक है और 30-35 एकड़ एक है। और जिन जिन लोगों ने बगीचे लगाए हैं, बागवानी फसल ले रखी है या जो लेना चाहते हैं, एक बार उनके फार्म पर जाकर फार्म को मैनेज कैसे किया जाता है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल वहां पर आप देख सकते हैं। तो आप अवश्य एक बार, अगर आपके पास बागवानी फसलें हैं या आप लगाना चाहते हैं या आप लगाकर बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो एक बार आप उनके फार्म पर विजिट करें, उनसे बात करके करें।
तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी वहां जानने को और सीखने को मिलेगी जो पहले आपने नहीं किया है या नहीं देखी है। तो आप एक बार अवश्य उनके यहाँ पर जाएं और उनके जो अनुभव है उसका आप भी लाभ लें। तो सर इनका पूर्ण पता बता दीजिए। हाँ, आप कमेंट्स में आप अपना नाम और टेलीफोन रख लीजिए और जी प्रकाश जी के खेत में जाने में इंटरेस्टेड हूँ ऐसा लिख के छोड़ दीजिए। आपको विजय जी हैं यहाँ पर, वो आपसे संपर्क करके आपको उनसे कोऑर्डिनेट आपसे उनको कनेक्ट। प्लांटेशन है मेरा, 400 प्लांट लगे हुए हैं मेरे खेत में। जी जी, तो मैं जाना चाहूंगा उनसे थोड़ा मिलके और उनके प्लांट पे देखकर। बिल्कुल, जरूर जरूर। आप अभी अपना यहाँ पर कमेंट्स में अपना नाम और फोन नंबर डाल दीजिए कि आप प्रकाश जी से मिलने में और इंटरेस्टेड है। तो एक प्रोग्राम बनाकर वो, चूंकि आपको पता है 100 एकड़ खेती है तो उसके ऊपर में बहुत व्यस्त रहते हैं। अभी उनके यहाँ पर नई प्लांटेशन भी चल रही है 8-10 हज़ार पौधों की। तो एक बार उनसे बात करके उनका समय लेकर, जो लोग इंटरेस्टेड है, अभी 3-4 लोगों ने और यहाँ पर इन द मीन टाइम और अपनी इच्छा जाहिर की है। सुरुचि जी भी मिलना चाहती है, उनसे विजिट करना चाहती हैं, और भी 1-2 लोगों ने कमेंट किया है। तो एक साथ एक फार्म विजिट का प्रोग्राम उनके यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे उनके समय के हिसाब से। तो सर उनका कांटेक्ट नंबर और बिल्कुल वो सब मिल जाएगा आपको, वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बारिश के अंदर में पानी आपको बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है, ध्यान रखिए। पौधों के अंदर में जड़ और जल, ये 2 जय अगर आपने याद रखे और इन दोनों पर अगर आपने काम किया तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जड़ों को कभी आप दुर्लक्ष्य मत कीजिए और जल का कभी भी अपव्यय मत कीजिए। उसको ज़्यादा जितनी आवश्यक है उतना ही खर्च कीजिए, अनावश्यक उसको नष्ट मत कीजिए। और बारिश के अंदर में जो ये कीट पतंग और रोग है, इसका आपको निदान करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक समस्या आई और उसका समाधान नहीं किया तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी समस्या को लेकर आएगी। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पौधों पर, पत्तों पर, पेड़ों के ऊपर सकिंग पेस्ट का अटैक हुआ तो सकिंग पेस्ट की वजह से क्या हो जाएगा, जो पत्ते का क्लोरोफिल है वो चला जाएगा, क्योंकि पत्ते के ऊपर सकिंग पेस्ट है वो और पंच करते हैं और क्लोरोफिल को चूस लेते हैं। तो जैसे ही क्लोरोफिल यहाँ से निकल गया और यहाँ पर जो घाव हो गए उनमें फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही फंगल इन्फेक्शन शुरू होगा पत्ता पीला पड़ना शुरू होगा। अब आप पहले देखेंगे कि वहां पर सकिंग पेस्ट लगा हुआ है, थ्रिप्स है, माइट्स है, जैसिड्स, एफिड्स वगैरह वगैरह है, तो आप दौड़ कर जाएंगे, पहले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालेंगे। वो खत्म हो गई तो पत्ता पीला पड़ना शुरू हुआ, तो फिर आप दौड़ कर जाएंगे तो फिर फंजीसाइड डालेंगे। और जब तक आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का करेंगे तब तक वो पत्ता इतना वीक हो गया कि वो पत्ता ही ड्रॉप हो जाएगा वहां से। तो ऐसे समय में अगर पत्ता ड्रॉप हुआ है और ये संख्या ज्यादा है तो भी पौधे को स्ट्रेस आने वाला है, क्योंकि अभी पौधे का पतझड़ का टाइम नहीं है। तो इस समय अगर पेड़ से पत्ते अन्य किसी कारण से कम होते हैं तो जो जड़ों में पानी भरा हुआ है उसको सोखने के लिए ऊपर पत्ते नहीं हैं, उस पानी का यूटिलाइजेशन करने के लिए ऊपर पत्ते नहीं हैं, तो भी पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। सिलपॉट, नीमोक्योर, ग्रीनवेट का 15 दिन में एक बार और आवश्यकता पड़ी तो 12 दिन या 10 दिन में एक बार इसका अगर लेते हैं तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई इसमें से अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं से आप 70%, 80% तक आप बचे रह सकते हैं। बाकी अगर मेजर कभी कुछ हुआ तो अन्य दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं। तो ये जो अत्यंत आवश्यक करणीय जो कार्य है उसके बारे में बताया मैंने। एक और बात का ध्यान रखना है कि ड्रिप लाइन जिन्होंने लगा रखी है उन्होंने या तो अभी सफाई के समय ड्रिप लाइन निकाल दी होगी या अभी निकालेंगे। ड्रिप लाइन को आपने अगर निकाल दी है तो वापस उसको बिछा दीजिए। आप कभी भी बागवानी फसलों में रिस्क पे नहीं जाना।
भाई अभी तो बारिश हो रही है, अगले 3 महीने बारिश होने वाली है तो ड्रिप की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपने ड्रिप से सारे फर्टिगेशन करने की आदत डाल रखी है तो निश्चित रूप से आपके पास उतना मैन पावर नहीं है कि मैनुअली जाके वो एक एक पौधे को डालेगा। तो ड्रिप लाइन वापस बिछाइए, ड्रिप लाइन को चेक कर लीजिए। अभी आपके पास समय है ड्रिप को अगले 6 महीने के लिए दुरुस्त करने का। ड्रिप को चेक कर लीजिए, लीकेज वगैरह जहाँ से है कट करके नया पीस लगा दीजिए। अगर ड्रिप लाइन चोक्ड है, जाम है, तो उसको पूरा फिर से साफ कर लीजिए। अब आप बोलेंगे भाई ड्रिप लाइन कैसे साफ करें, एक एक ड्रिपर को कैसे चेक किया जाए। 1 एकड़ में और करीब 2,500-3 हज़ार मीटर तक की ड्रिप लाइन बिछी हुई है और हर एक मीटर में 2 छेद है, तो 5,000-6,000 उसमें ड्रिपर है या तो छेद है, इनलाइन है। तो इतने ड्रिपर्स को हम कैसे चेक करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि डिस्चार्ज सही है कि नहीं है? क्योंकि 4 लीटर प्रति घंटा 4 LPH या 3 LPH या 2 LPH जो भी उसकी और कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने लगाया है, तो अभी डिस्चार्ज कितना ये तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं। आप में से किसी ने पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल में जिन्होंने ड्रिप लगाई है, किसी ने भी ये चेक किया है कि डिस्चार्ज कैसा है? नहीं किया है। इसमें क्या होगा कि जिस समय पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं और पेड़ को 30 लीटर पानी की रोज आवश्यकता है, आपने एक पेड़ को 4 ड्रिपर दे रखे हैं जिसमें से हर एक में से 7.5 लीटर पानी निकलना चाहिए। तो आपने अगर 2 घंटे चला दिया तो उससे 8 चौका 32 लीटर या लगभग 30 लीटर पानी उनको मिल जाएगा। आपने 2 घंटे ड्रिप चलाया, फिर भी पौधा स्ट्रेस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पानी कम पड़ रहा है। अब आपने कहेंगे भाई 4 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज है और मैंने 2 घंटे मोटर चलाई है, तो 4 दूनी तो 8 ही होता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसमें क्या कौन सा मैथमेटिक्स है कि पानी कम मिला। आपने 2 घंटे चलाया, उसका 4 लीटर का डिस्चार्ज है, लेकिन आपने देखा है क्या कि वो जो जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है वो चोक्ड है, पूरा खुला है या बंद है? चेक किया आपने? आप कहेंगे मैं कैसे चेक करूं, मेरे पास कोई थोड़ी मशीन है कि उस पर जाकर लगा दूं। बहुत सिंपल है, मोटर चला दीजिए, एक टब जो खेत में घमेला, परात कुछ भी कहते हैं जिसके हम, एक प्लास्टिक का टब एक ड्रिपर के नीचे लगा दीजिए और घड़ी से 15 मिनट तक वहां खड़े रह के देख लीजिए। 15 मिनट के बाद में जो पानी है उसको 1 लीटर की बोतल में भर लीजिए, या कोई 1 लीटर का मग होगा जिसमें निशान लगा रहता है 100, 200, 500 ml, या आप सबके पास में खेत के अंदर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या जो भी आप यूज करते हैं तो उसकी बोतल 1 लीटर की रहती है, उस 1 लीटर की बोतल में भर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना है। 15 मिनट में 1 लीटर डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर मान लीजिए उस समय वहां पर आता है 600 ml, तो उसको 4 से गुणा कीजिए, 15 मिनट में 600 ml तो 1 घंटे में 2400 ml, यानी आपके ड्रिपर का डिस्चार्ज 2.4 लीटर पर आवर है। 1.6 लीटर से आप पिछड़ रहे हो। तो अगर आपको उस ड्रिपर से 4 लीटर पानी लेना है तो 1 घंटा मोटर चलाने से नहीं होगा, आपको 1.25-2 घंटे मोटर चलानी पड़ेगी, तब जाके वहां से 4 लीटर पानी निकलेगा। तो या तो आपको मोटर का टाइम बढ़ाना पड़ेगा या ड्रिपर का डिस्चार्ज ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ड्रिप ऑन, उसको 100 लीटर पानी में डाल दीजिए 1 लीटर, 1 एकड़ के साथ में वेंचुरी से उसको छोड़ दीजिए, वेंचुरी बंद करके मोटर बंद कर दीजिए। 3 दिन तक ड्रिप लाइन को वैसे ही बंद पड़ा रहने दीजिए। ये जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है ड्रिप ऑन, ये जाएगा पाइप में, जब जाएगा बड़े पाइप में तो उसकी सफाई करेगा, फिर आपके लैटरल में जाएगा और वहां से जब वो ड्रिपर के थ्रू डिस्चार्ज होके जमीन पे जाएगा तो ये पूरे जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते को ये क्लीन करेगा। 3 दिन बंद क्यों रखना है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, एसिड नहीं है कि तुरंत साफ करेगा और निकाल देगा।
बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है तो जो जीवाणु है वहां पर चिपक जाएंगे जहां जहां उनको क्षार की मात्रा या जो खाना मिलेगा, और अगले 24, 48 और 72 घंटे में वो उस जगह को, उस सॉल्ट्स को खाकर गलाकर पानी में कन्वर्ट कर देंगे। 3 दिन के बाद में फ्लश खोलकर उसको क्लीन कीजिए और वापस ड्रिप चालू कर दीजिए, और उसी ड्रिपर के नीचे फिर से उस टब को रख दीजिए और 15 मिनट घड़ी से देख लीजिए। जो 600 ml था वो अगर 850, 900, 950, 1 लीटर के आसपास आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट ने काम किया है और आपका डिस्चार्ज अभी उतना हो गया है। उसके हिसाब से आप अगले 10 दिन 15 दिन उस ड्रिपर को मॉनिटर कीजिए, 7 दिन बाद फिर चेक कीजिए उसको, 15 दिन बाद फिर चेक कीजिए, और उसके बाद अपना टाइमिंग सेट कीजिए कि कितनी देर आपको पंप चालू कर रखना है। ये काम अभी से कर लेंगे तो अभी आपके पास समय है, जीवाणुओं को पनपने का, बढ़ने का, एक्टिव होने का बहुत अच्छा समय है, तो ये ड्रिप लाइन आपकी क्लीन हो जाएगी। इसमें एक फायदा और होने वाला है, चूंकि बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, पौधों की जड़ों पे भी गया तो कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अंदर जो फर्टिलाइजर रेसिड्यू जो जमे हुए थे उसको बाहर निकालेगा, तो पौधों को एनर्जी देगा। जमीन में जाने के बाद में, जहां पहले जमीन में पानी गिरता था तो सफेद सफेद निशान आते थे सॉल्ट के, उस निशानों को भी ये कम करेगा, क्योंकि ये जो इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो उस क्षार को, उस सॉल्ट को भी कंज्यूम करेंगे, तो आपकी जमीन फिर से काले और जैसा कलर था वैसे कलर की तरफ वापस आने लगेगी। तो ड्रिप ऑन के माध्यम से ड्रिप क्लीन करने का अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही बारिश खत्म होगी तुरंत आपको ड्रिप की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके यहाँ पर फ्रूटिंग चालू है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सारे आप जिनको न्यूट्रिशन देने हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी। बीच में अगर पानी के अंदर किसी तरह का खंड काल आता है कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बारिश नहीं हुई, उस समय पानी देना पड़ेगा, तो ड्रिप लगा रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ड्रिप है तो उसको वापस जितनी जल्दी हो सकता है सारे काम निपटा कर ड्रिप को वापस इंस्टॉल कर लीजिए और एक बार चलाकर देख लीजिए कि सारा सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं है। साल में इस प्रकार 2 या 3 बार अगर आपने ड्रिप को चेक किया तो आप किसी भी तरह से पानी के माध्यम से, पानी की कमी के माध्यम से फसलों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। और न सिर्फ नुकसान होने से बचा सकते हैं, पानी की भी बचत हो सकती है। कई बार हमको लगता है कि डिस्चार्ज कम है तो हम ज़्यादा देर चलाते हैं, ज़्यादा पानी हुआ तो भी स्ट्रेस आता है पौधों को, तो आप ड्रिप का इस प्रकार रख रखाव कर सकते हैं। फिल्टर को नियमित रूप से साफ रखिए, 15 दिन में 10 दिन में एक बार फ्लश वाल्व खोल के उसको क्लीन कीजिए, और ड्रिप ऑन से साल में 2 बार 3 बार इसको क्लीन करते रहिए। तो ये मानसून के दौरान ये जो मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। पूरे मानसून में यानी जून के जो बचे हुए दिन हैं वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि अपने यहाँ पर रिटर्न मानसून 15 सितंबर के आसपास तक रहता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने ग्रोथ के और समृद्धि के पीरियड हैं। ये इस समय पौधा जितने पिछले 8 महीने में, 9 महीने में जितनी ग्रोथ ली है, अगले 3 महीने में, 4 महीने में उतनी ग्रोथ पौधा लेने वाला है। तो इस समय पौधों की जो हाफ ईयरली उनका जो फर्टिलाइजर का डोज है, जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, आज भी उसका हमने थोड़े से चर्चा की, वो भी आप उसको भी पूरा कीजिए। जिनको देर हो गई है अभी करने में वो अभी कीजिए। जो लोग नई प्लांटेशन कर रहे हैं और जिन्होंने पहले गड्ढे किए हुए थे, मैंने पिछली बार बताया था कि जिन्होंने गड्ढे कर लिए हैं तो गड्ढे के अंदर में टॉप सॉयल एक तरफ निकालना, बची हुई सॉयल एक तरफ निकालना, कंपोस्ट के साथ में टॉप सॉयल को मिक्स करके गड्ढे में भर देना और पानी छोड़ देना और वहाँ पर एक लकड़ी से मार्क कर देना, और बाद में प्लांटेशन जैसे ही बारिश शुरू होती है प्लांटेशन थोड़ा सा मिट्टी हटाना और प्लांटेशन करना और बची हुई मिट्टी से ऊपर ढक देना। जिन लोगों के यहाँ पर प्लांटेशन पौधे आने में देर हो गई, किसी और कारण से प्लांटेशन में देर हो गई, और तो वो ध्यान रखिए
कि कोई बात नहीं, देर हो गई, अभी बिल्कुल देर नहीं हुई है, आप घबराइए मत। जैसे जैसे आपको समय मिलता है आप प्लांटेशन करते जाइए। ड्रिप अगर आपके पास लगी हुई है तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए। पहले आपने इंस्टॉल की होगी, उसको चेक किया था। जिन्होंने नहीं किया है तो आप ड्रिप इंस्टॉल कर दीजिए, न्यू प्लांटेशन कीजिए। न्यू प्लांटेशन करने के तुरंत बाद पौधा स्ट्रेस में आता है। जैसे छोटे बच्चे को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो वो पहले रात को सो नहीं पाता। बड़ों के साथ भी होता है कि आप कहीं पर गए तो पहली रात आपको नई जगह नींद नहीं आती। वैसे ही पौधों का भी घर बदला है। पहले वो नर्सरी में था, नर्सरी में शायद वो किसी शेड के अंदर था, वहां उसकी अलग लोग देखभाल कर रहे थे। वहां से वो ट्रक में लोड हुआ, धूप में आया, यहाँ 3 दिन पड़ा था। उसका घर बदल गया है, उसका स्थान बदल गया है, उसकी जमीन बदल गई है, उसको बहुत तरह का तनाव आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार पौधे को क्या तनाव आना है, तो मैं फिर से वही बात कहूंगा और हर बार कहता हूं और शायद हर बार सुनेंगे कि जैसे आदमी पैदा होता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, बीमार होता है, बच्चे पैदा करता है, बुढ़ा होता है और मर जाता है, सुख दुख का अनुभव करता है। वैसे ही पौधा पैदा होता है, बड़ा होता है, खाता है, पीता है, सोता है, बीमार होता है, बच्चे पैदा करता है, फल देता है, फूल देता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। जब ये सब आदमी के साथ होता है, उसके साथ भी होता है, तो आदमी जब सुख और दुख का अनुभव करता है तो क्या पौधे को इमोशंस नहीं होते हैं? क्या उसको संवेदना नहीं है? उसको भी संवेदना है। तो उसकी संवेदना का ध्यान रखिए। तो अगर लाकर आपको कई दिन हो गए हैं तो उनको पानी दीजिए, वहाँ पर एक बार हल्का पानी उनको पिलाते रहिए। पौधों को गीला रखिए जिससे स्ट्रेस में नहीं आए, क्योंकि नया पौधा है, अभी अगर पत्ते सूख गए तो मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद में तुरंत सिलपॉट और नीमोक्योर का 1 ml प्रति लीटर उससे उसको नहला दीजिए, जिससे कि वो स्ट्रेस से भी बाहर आ जाएगा। और जो स्थान परिवर्तन की वजह से अगर आसपास में कोई कीट पतंग वगैरह का अटैक होना है तो उससे भी वो बच जाएगा। तो एक तरह से उसको एक टॉनिक मिल गया, एक बूस्टर डोज मिल गया, जिससे कि कीट पतंगों से भी वो बचा रहेगा और जो वातावरण का और जो जमीन का जो स्ट्रेस उसको आ रहा है उससे भी उसको और राहत मिल जाएगी। तो ये नए प्लांटेशन जो कर रहे हैं उनके लिए इतनी सी और एक एडवाइस है। इसका अगर आप पालन करेंगे तो आपको अच्छे प्लांट जो आपने लगाए हों तैयार होंगे, मॉर्टेलिटी नहीं आएगी और पौधे जल्दी से सेट हो जाएंगे वहाँ पर। इसी प्रकार जिन लोगों ने नए बीज लगाए हैं, किसी ने तुअर लगाया होगा, किसी ने भी कपास लगाया होगा, हालांकि ये कैश क्रॉप में आते हैं सारे, तो उनके लिए भी ऐसा है कि जहाँ पर आपने बीज लगा दिया है वहाँ ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पानी वाटर लॉक्ड नहीं हो वो एरिया, नहीं तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा वहाँ पर। और पौधे अगर निकल आए हैं तो उनका पहला जो टीकाकरण आपने बीज लगाते समय नहीं किया है तो छोटे से पौधे का 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के पौधे का एक टीकाकरण आप जरूर कर दीजिए। जिस प्रकार का पौधा है, जैसी उसको ज़रूरत है उस प्रकार का एक हल्का फुल्का डोज जो आने वाले 10-15 दिन के लिए वो तैयार हो जाए वातावरण से लड़ने के लिए, तो एक आप कर दीजिए, तो वो पौधा अच्छा चलेगा, मॉर्टेलिटी नहीं आएगी, गैप फिलिंग करने की नौबत नहीं आएगी। तो आज का ये जो विषय था मॉनसून के दौरान बगीचे की देखभाल और वहाँ क्या क्या करने हैं, और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, करने के बहुत सारे काम हैं। 1 घंटे में जितना संभव हो सका जो बहुत ज़रूरी करने लायक था वो मैंने आपको बताया। आपके कोई प्रश्न होंगे तो अभी आप पूछ सकते हैं, और अगर बाद में पूछना है तो भी आप व्यक्तिगत रूप से फोन करके आप पूछ सकते हैं। सर कुमार सौरभ जी का कोई सवाल है? जी सौरभ जी। गुड आफ्टरनून सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं। सर एक सवाल ये पूछना था, आपने बहुत बताया कि छोटे पौधे का हमें टीकाकरण करना, तो ये टीकाकरण सर किस प्रकार किया जा सकता है? छोटे पौधों का टीकाकरण यानी जब लगाते समय हम कई बार होता है सीड के ऊपर कुछ फंजीसाइड लगाते हैं, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर लगाते हैं, जर्मिनेटर लगाते हैं जिससे पौधा अच्छा बढ़े, जर्मिनेशन अच्छा हो।
वो उस समय हमने किया नहीं। अभी पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं या 5 दिन 7 दिन के हो गए हैं, तो जैसे ये नई दुनिया में आया है, बहुत से लोग आएंगे इसको तबाह करने के लिए, कुछ कीड़े आएंगे, कुछ खाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, आपके पास में घर में जैसे हम फर्स्ट एड रखते हैं ना, थोड़ी सी चोट लग गई तो फर्स्ट एड किट काम आती है, थोड़ा सा कुछ सर्द गया तो फर्स्ट एड किट की तरफ जाते हैं, तो वैसे ही ये जो सिलपोट निमोक्योर नाम के जो 2 प्रोडक्ट है, ये एक तरह से फर्स्ट एड का काम करते हैं आपका। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पौधे को कुछ जरूरत महसूस हो रही है, क्या दूं नहीं समझ में आ रहा है, किसी से पूछ नहीं सकता, चाहे आप घर में गार्डन लगा रखा हो, बालकनी के अंदर में पौधे हो, छत पे हो, ऑर्चर्ड में हो, 500 एकड़ की खेती हो या 5-10 गमले हों, आप कुछ मत कीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ml सिलपोट, 2 ml निमोक्योर डालिए और पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। आपका टीकाकरण भी हो गया, उसका टेम्परेरी क्या कहते हैं फर्स्ट एड भी हो गया, वो स्ट्रेस से भी बाहर आ गया। अब अगले 10-15 दिन में आवश्यकता अनुसार जो जो करना वो करते रहिए। हाँ विजय जी। सर वो वीडियो प्ले करना है आप जो अभी जरूरत नहीं है उसकी। और तो और किसी का कोई सवाल? आप सभी जुड़े और आप सब आखिर तक रहे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा सेशन होगा उसकी जानकारी आपको विजय जी के थ्रू मिल जाएगी। अगली बार जब आप लोग दोबारा जुड़े तो आप लोगों ने इस 2 सेशन में जो भी सुना है और जिन जिन के पास में अपने बगीचे हैं, उन्होंने वहां पर क्या अनुभव उनके रहे, हम कुछ लोगों से अगली बार 10 मिनट का समय निकालकर उनके अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि आपने जो किया है वो प्रैक्टिकल किया है वहां पर, तो उससे बाकी जो सुनने वाले हैं उनको प्रेरणा अधिक मिलेगी। जैसे आज प्रकाश जी ने अपने 2 अनुभव शेयर किए, तो वैसे ही अगली बार आप में से कुछ लोगों को आप अपना नाम दे देंगे कि हाँ मेरे पास अनुभव है। सर प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं एक अपना अनुभव और शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ आपकी आवाज धीमी आ रही है प्रकाश जी। आ रही है सर? धीमी आ रही आवाज। आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ आ रही है सर आवाज अभी? हाँ आवाज आ रही है लेकिन धीमी आ रही है, फिर भी बोलिए। मैं सिलपोट और निमोक्योर जो अपने 2 प्रोडक्ट है इसको लेके अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो जैसे आपके जो प्रोटोकॉल दिए हैं हमारे फार्म पे, साई वैली फार्म पे और जेपी फार्म पे जी, तो जो छोटे मेरे प्लांट्स है 1 साल के, उसको आपने 12 दिन में दिया हुआ है और बड़े प्लांट्स को 15 दिन में दिया हुआ है। हाँ। तो जो प्लांट्स पे जो मैं देखता था बिफोर अमावस्या के बाद, तो उसमें मेरे को इलियो का अटैक हमेशा दिखता था। तो आपकी जो गाइडलाइन मेरे को मिली, मैंने उसको 100 फॉलो किया और ये अनुभव मैंने आपसे भी पर्सनली फेस टू फेस शेयर किया। मैं ग्रुप में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सबको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उसको देखा है। तो वो जो फॉलियर स्प्रे लेने के बाद 2 ml पर लीटर दोनों प्रोडक्ट का, सिलपोट और निमोक्योर का, तो वहां मैं 3 महीने से मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि 98%, 2% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसलिए कि 100 मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 98% मैंने देखा है इलियो का प्रकोप न के बराबर है। रेड माइट्स का अटैक मेरे यहाँ रहता था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। व्हाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। सिट्रोसिला बहुत कॉमनली देखने को मिलता था, बहुत रेयर देखने को मिला है। और एक अलग ही सिलिका की लेयर जो वाकई में जो बनती है पत्ते के ऊपर में, और उसको मैंने फील किया है। और ये फॉलियर स्प्रे के बाद में एक प्लांट के अंदर में जो उसकी कैनोपी में जो इनहैंस आता है उसकी रूपरेखा में, वो भी मैंने फील किया है। तो ये बिल्कुल ही सत्य प्रमाण है मेरे खेत पे, जो देखना चाहे वो आके देख सकता है कि वाकई में ये 2 प्रोडक्ट अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए टाइम टू टाइम, तो उसके रिजल्ट बहुत माशाअल्लाह है। और मैंने इसमें आपसे चर्चा करके एक इंप्लीमेंट और किया था कि पहला स्प्रे दोनों चीज़ों का लिया, फिर मीनवाइल मैंने निमोक्योर छोड़ के दूसरे स्प्रे में सिर्फ सिलपोट लिया, ताकि बार बार आप निमोक्योर का इस्तेमाल ना करें। तो
आपकी रजामंदी से लेके फिर मैंने उस तरीके से उस प्रैक्टिसेस में लाया, जिसमें आपने मेरे एक्सपेंसेस भी कट शॉर्ट किए, न्यूमोकर का पैसा भी मेरा बचा और रिजल्ट भी मेरे मेंटेन्ड है। तो ये भी चीज मैंने आपसे सीखी कि क्यों अपन अपने प्रोटोकॉल को पैसे सी लागत से बढ़ाते हुए ना चल के हुए उसको मिनिमाइज करते भी अपन मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरे खेत पे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इलियो का प्रकोप बिल्कुल घट गया है और काफी सारे कीट पतंग रोगों में बहुत हद तक कमी आई है। तो यही मुझे कहना। जी धन्यवाद प्रकाश जी। तो मैं तो अभी तक 60, 70, 80% ही बोल रहा था। जिन्होंने यूज किया उन्होंने 98% पहुंचा दिया, लेकिन आप अभी तो उसको 60, 70, 80 ही मान के चलिए। 98 आने दीजिए, मानिए उतना ही, क्योंकि आप उतना मानेंगे तो ज्यादा केयर करेंगे प्लांट की, ज्यादा निश्चिंत नहीं होना है। तो आप सबसे आज के लिए मैं विदा लेता हूं और अगली मीटिंग में फिर से आप सबके साथ में मुलाकात होगी और जो जो बातें आज हमने की है उसका आप फॉलो करेंगे और अपने ऑर्चर्ड को एक बेहतरीन और आदर्श ऑर्चर्ड बनाएंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ सभी को नमस्कार। जी मनोहर सर, अगर आप वोट ऑफ थैंक्स दे सकते। आप ऑडियो बंद है आपका मनोहर जी, आपका। हाँ जी प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने बढ़िया गाइडेंस के लिए। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को आपने बिल्कुल सही कहा कि 98% के भरोसे न रहें, 60-70% ही माने तो हम ठीक से केयर करेंगे, पौधों को अच्छे तरीके से लाइव मानेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि हमने पौधे, जमीन सबको जीवंत बनाया, जीवंत माना और उस ढंग से हैंडल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी लोग जिन्होंने अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।